अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, आरज़ू को अल्लाह ताला हमेशा पूरा करता रहे। और अब आ जाते हैं मेरी बात की तरफ। तो जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सबसे रिक्वेस्ट है, नए पुराने सारों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कमेंट्स लिखें ताकि हमारे दरमियान जो राब्ता है और ज़्यादा गहरा हो जाए और मुझे आप लोगों की बातें सुनने मिले और मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। और अब आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है दूसरा रास्ता। राइटर है महमूद आलम एडवोकेट साहब। तो शुरू करते हैं। मुझे दफ्तर जाने में खासी देर हो चुकी थी। ऊपर से ये हुआ कि जब मैं तैयार होकर जल्दी जल्दी नाश्ता करके घर से निकलने ही लगा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं झिल्ला कर पलटा और रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं डॉक्टर ज़फ़र बात कर रहा हूँ। मेरा लहजा खासा नाखुशगवार था। मेरा ख्याल था दूसरी तरफ मेरा कोई मरीज़ होगा जो फ़ोन पर ही अपना मर्ज़ बताकर दरख्वास्त करेगा कि मैं उसके लिए कोई दवा तजवीज़ कर दूँ। ऐसे फ़ोन अक्सर आते रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फ़रीद हसन था। उसकी आवाज़ शनाख्त करते ही मेरी आवाज़ और मूड दोनों खुशगवार हो गए, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त और तवील अरसे का तालीमी साथी था। मैंने ही उसे किसी भी वक्त फ़ोन करने की बल्कि इजाज़त दी थी, बल्कि उससे दरख्वास्त भी की थी कि वो किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकता है। इस दरख्वास्त का पस मंज़र ये था कि आजकल शहर में ख़ुदकुशी के रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ख़तरनाक हद तक उसमें इजाफ़ा हो गया था। एक माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो ख़ुदकुशी की नाकाम कोशिश के बाद पुलिस की तहवील में आ जाते हैं। मैं उनकी ज़हनी कैफियत का मुशाहिदा करना चाहता था कि मौत को इतना करीब से देखकर इनकी ज़हनी हालत क्या होती है और बच जाने के बाद आया उनके जहन से ख़ुदकुशी की ख्वाहिश ख़त्म हो गई है या वो मज़ीद ऐसी कोशिश कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता था कि ख़राबी हालात की वो कौन सी इंतहा है जहाँ पर पहुँचकर इंसान ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत को ठुकराकर मौत की आगोश में कूदने का फ़ैसला करता है। इस सिलसिले में मैंने इंस्पेक्टर फ़रीद से बाकायदा दरख्वास्त की थी कि अगर इसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुका हो तो कानूनी कार्रवाई करने से पहले वो उस शख्स को मेरे पास ले आए। मुझे इंस्पेक्टर फ़रीद हसन को अपनी बात समझाने में काफ़ी देर लगी थी कि ऐसे शख्स को जो ख़ुदकुशी चाहता हो लॉकअप में बंद करना या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना उस पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। काफ़ी देर समझाने और दलाइल देने के बाद मैं उसे कायल कर सका था। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुका हो वो हमदर्दी का मुस्तहिक होता है। आखिरकार मेरे और उसके दरमियान ये तय पाया था कि आइंदा जब भी उसने ख़ुदकुशी की कोशिश करते हुए किसी शख्स को गिरफ़्तार किया तो उसे मेरे पास ज़रूर लेकर आएगा और मैं उस शख्स से जो कुछ मालूम कर सका वो रज़ाकाराना तौर पर मैं फ़रीद हसन को भी बता दूंगा। इसलिए फ़ोन की घंटी बजने पर मेरा मूड जो ख़राब हुआ था इंस्पेक्टर फ़रीद हसन की आवाज़ सुनते ही ठीक हो गया था। हाँ हसन, मैंने खुद सवाल किया, क्या तुमने ख़ुदकुशी करते हुए किसी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, इंस्पेक्टर फ़रीद हसन ने कहा। इस वक्त वो शख्स मेरी तहवील में है, लेकिन कुछ नहीं। मैंने जल्दी से उसकी बात काटी। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। देखो हसन, तुम मुझसे वादा कर चुके हो कि तुम किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे। यार, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि ऐसे लोग दुनिया के लोगों से, माशराती निज़ाम से और ख़ुद अपनी ही ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं और वो ज़हनी मरीज़ बन चुके होते हैं। ऐसे लोगों को हमारी तरफ से हमदर्दी और मोहब्बत की ज़रूरत होती है और मेरा मकसद तो नेक है ना। मैं उससे मिलकर उसमें ज़िंदगी की उमंग पैदा करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं अखबारात में इस तरह का इश्तिहार छपवाने के बारे में गौर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी से मायूस लोग ख़ुदकुशी ना करें, हमसे राब्ता कायम करें। हम खुद इन्हें ज़िंदा दरगोर कर देंगे। फ़रीद हसन ने इस्तेहज़ाइया लहजे में मेरी बात काटी और अपनी बात चिपका दी। बको मत, मैंने झिल्लाकर कहा। फिर मैंने अपने लहजे को मुल्तज़ियाना बनाते हुए कहा, प्लीज़ हसन, उस शख्स को मेरे दफ्तर में ले आओ। यकीन करो
उसे तुम्हारा जुर्म नहीं समझा जाएगा। मैं उस शख्स की मदद करूंगा और उसमें कानून की भी मदद होगी। इस तरह कानून का मकसद भी पूरा हो जाएगा कि आइंदा वो खुदकुशी के बारे में ना सोचे। मुझे उम्मीद है कि मैं उस शख्स के दिलो दिमाग से खुदकुशी का ख्याल निकाल दूंगा। ठीक है। दूसरी तरफ से गहरा सांस लेकर फरीद हसन ने गोया बादल नाख्वास्ता हामी भर ली। अगरचा मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन तुम्हारे इसरार पर मैं उसे तुम्हारे दफ्तर ले आऊँगा। शुक्रिया दोस्त, मैंने खुशगवार लहजे में कहा और जल्दी से रिसीवर रख दिया, कहीं वो अपना इरादा न बदल दे। मेरे दफ्तर पहुंचने के 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर फरीद हसन एक नौजवान को लिए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त फरीद हसन वर्दी में नहीं था। मैंने उसके साथ आने वाले शख्स का गहरी नज़र से जायज़ा लिया, फिर उसे बैठने का कहकर मैंने हल्के फुल्के अंदाज में इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इस दौरान में हम एक दूसरे से मुतारिफ भी हो चुके थे। उस शख्स का नाम वसीम था। मैंने अपनी गुफ्तगू का अंदाज जानबूझकर ऐसा रखा था कि हमारे दरमियान बेतकल्लुफ़ी पैदा हो सके, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वसीम इंस्पेक्टर फरीद हसन की मौजूदगी में खुलकर बात नहीं कर सकेगा। अगर बुरा न मानो तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर इंतज़ार गाह में जाकर बैठोगे? मैंने फरीद हसन से कहा। मैं अपने नए दोस्त से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने वसीम की तरफ देखकर धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसके लिए ज़रूरी है कि पुराने दोस्त को भगा दिया जाए? फरीद हसन कदरे गुस्से से बोल रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें जो बातें करनी है मेरे सामने करो। मैं बहुत मुश्किल से इंस्पेक्टर फरीद हसन को बाहर जाने में रजामंद कर सका। वो नाराज़ी का इजहार करता रहा और आखिर उसने दबे दबे से लहजे में मुझे खबरदार किया कि वसीम मेरे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। वो एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है और उसने गिरफ्तारी के वक्त एक सिपाही से हाथापाई भी की थी। मेरे ख्याल में वसीम साहब को एक समझदार और मुहज़्ज़िब आदमी है। मुझे उम्मीद है कि ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैंने ये जुमला फरीद हसन से ख़ास तौर पर बुलंद आवाज़ में कहा था ताकि वसीम भी सुन ले। उसने मेरी बात सुनी तो सही, लेकिन किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। मैं इंतज़ार गाह में जाकर बैठता हूँ। फरीद हसन ने दरवाजे पर पहुंचकर सरगोशी की। अगर मेरी ज़रूरत हो तो फ़ौरन मुझे आवाज़ दे देना। मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसे बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस अपनी सीट पर बैठने से पहले एक तरफ रखे हुए फ्रिज में से मैंने 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स की निकाली और इन्हें खोलकर वापस पलटा। एक बोतल वसीम के सामने रखकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे आपके बारे में इंस्पेक्टर फरीद हसन ने सब कुछ बता दिया है। मैंने खामोशी के एक तवील वक्फे के बाद निहायत नर्म लहजे में गुफ्तगू का आगाज़ किया। आप खुदकुशी करना चाहते थे? मैं आपसे इसकी वजह दरियाफ्त नहीं करूँगा, सिर्फ ये पूछूंगा क्या वाकई आपको अपनी इस ज़िंदगी से इतनी नफ़रत हो गई कि आपके दिल से ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई है? मेरे ख़्याल में आप एक मुहज़्ज़िब शख्स हैं, यकीनन तालीम याफ्ता भी होंगे। मुझे ये भी यकीन है कि आपके पास एक बेहतरीन मुलाज़मत भी मौजूद होगी या आपका अपना कारोबार होगा जो कामयाबी से आप कर रहे होंगे। मैंने लम्हे भर के लिए खामोश रहकर उसका जायज़ा लिया। वो गर्दन झुकाए खामोश बैठा था। मैंने दिल ही दिल में अल्फाज का इंतखाब करके अपनी बात आगे बढ़ाई। माशाअल्लाह, आपकी सेहत भी काबिल रश्क है। आपको देखकर मैंने पहली ही नज़र में अंदाज़ा कर लिया था कि आप किसी ऐसे मर्ज़ में हरगिज़ मुब्तला नहीं हैं जो नाकाबिल इलाज हो। आपका ख्याल दुरुस्त है। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद वसीम ज़बान खोलने पर मजबूर हो गया। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हूँ, लेकिन इसके बावजूद अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। आपके पास यकीनन खुदकुशी की कोई माकूल वजह होगी, मैंने इस्बात में धीरे धीरे सर हिलाते हुए कहा और उसके चेहरे का जायज़ा लिया। वो मुसलसल सर झुकाए सामने रखी मशरूब की बोतल को घूर रहा था। उसके चेहरे पर इंतहा दर्जे की मायूसी फैली हुई थी। मैंने चंद लम्हे उसके बोलने का इंतज़ार किया। एक बार फिर खामोशी को मैंने ही तोड़ा। यकीनन वो एक ऐसी बात होगी जिसे आप एक अजनबी के सामने बताना नहीं चाहते। शायद आप इस राज को मुझे बताने में अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं। यकीन कीजिए, आपका राज मेरे पास अमानत के तौर पर रहेगा। मेरा ख्याल है दिल की भड़ास निकालने के लिए आपको मुझसे बेहतर आदमी नहीं मिल सकेगा। मैं आपके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप दरअसल हैं कौन।
मुझे जो आपका नाम बताया गया मैंने ऐन उस पर यकीन कर लिया, इसलिए कि मुझे आपकी शख्सियत से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खुदकुशी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे अपनी इस मायूसी की वजह बता दें। इससे आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और मुझे आपके दिल से खुदकुशी का ख्याल निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। उसके होठों पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी और दूसरे ही लम्हे मादूम भी हो गई। आप माहिर नफ्सियात हैं और अपने तरीके से मुझे खुदकुशी से बाज रखना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी ये कोशिश बेफ़ायदा रहेगी, क्योंकि मैं मरने का फ़ैसला कर चुका हूँ। आपका लेक्चर मुझे मेरे इरादे से बाज नहीं रख सकता और ना ही मैं आपको अपनी खुदकुशी की वजह बताऊँगा। कोई बात नहीं, मैंने आम से लहजे में कहा। यह तो आपकी मर्ज़ी पर मुनहसिर है कि किसी को वजह बताएं या ना बताएं। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। वैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा काम करता है, आपकी खुदकुशी की वजह कोई ऐसी बात है जिसे आप अपनी ज़ुबान से बयान करते हुए आप अपने लिए ज़िल्लत और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हालांकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ज़िल्लत और शर्मिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हें बताकर इंसान न सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता है, बल्कि ज़िल्लत और शर्मिंदगी से हमेशा के लिए निजात भी हासिल कर सकता है। मैंने बोतल से एक लंबा घूंट लिया। वो बदस्तूर मेरे सामने सर झुकाए खामोश बैठा था, गोया मेरी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके सामने मेज पर जूस की जूं की तूं वैसे ही रखी हुई थी। उसे ज़बान खोलने पर मजबूर करने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं इस सिलसिले में आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरा एक मरीज़ 4 साल तक शदीद ज़हनी और रूहानी कुर्ब में मुब्तला रहा। उसका ख़्याल था कि उसकी गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया है। 4 साल तक वो इस राज को अपने सीने में छुपाए रहा। इसका ख़्याल था कि अगर इस वाक़े का इल्म पुलिस को हो गया तो इसके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। वो ख़ुद को कातिल समझ रहा था। उसका ख़्याल था कि वो मुजरिम है। आखिरकार वो इलाज के लिए मेरे क्लिनिक पर आया। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो ख़ुद इस इलाके के पुलिस स्टेशन जाए और ये मालूम करे कि जिस रात उसके साथ ये वाक़या पेश आया था, क्या उस रात वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ था? अगर वाकई हुआ था तो इसकी तफसील क्या है? मेरे बहुत समझाने के बाद वो आखिर पुलिस स्टेशन जाने पर राज़ी हुआ। वहाँ से उसे ये बात मालूम हुई कि उस रात उस रोड पर 2 हादसे हुए थे। एक हादसा ठीक रात 8 बजे पेश आया था। एक हादसे में ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया था, जो बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत में उस शख्स पर गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर को हलाक करने का मुकदमा चला। बेपरवाही से ड्राइविंग के जुर्म में उस शख्स को 1 साल की सजा भी हुई और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ, जो हलाक होने वाले के लवाहिकीन को दिए गए थे। दूसरा हादसा उसी सड़क पर रात 11 बजे के बाद पेश आया था। ये गाड़ी वाला भी हादसे के बाद फौरन फरार हो गया था और बाद में पुलिस भी उसका सुराग न लगा सकी थी। लेकिन अब वो फाइल बंद हो चुकी थी, क्योंकि जख्मी को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। खुद जख्मी होने वाले शख्स का बयान था कि हादसा उसकी अपनी गलती की वजह से पेश आया था। वो दाएं बाएं देखे बगैर अचानक फुटपाथ से सड़क पर आ गया था। उसके बाद मेरे मरीज़ के जहन से वो बोझ हट गया। अगर वो शख्स मेरे मशवरे पर अमल ना करता तो शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला होकर एक रोज़ आप ही की तरह खुदकुशी कर लेता। अगर आपके साथ भी इस किस्म की कोई बात या इससे मिलता जुलता कोई मसला है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कम से कम ये सबब आपकी खुदकुशी। मेरे साथ इस किस्म की कोई बात नहीं है। उसने हाथ उठाकर मेरी बात काटी। फिर आपके साथ आखिर क्या मसला है? मैंने उसे जवाब देने पर उकसाया। यकीनन वो कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं कहना चाहते। क्या आपकी बीवी? यकायक उसका चेहरा अंदरूनी जोश के सबब सुर्ख हो गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, उसने तेज लहजे में कहा। तुम अपने नफ्सियाती हुर्बों से मुझसे कुछ भी नहीं मालूम कर सकते। मैं मरना चाहता हूँ और अब भी मैं अपने इरादे पर कायम हूँ। तुम्हारी कोई बात मेरे अंदर जिंदगी की कोई ख्वाहिश पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने कहा, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकेंगे कि इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप ज़िंदगी से निजात के बारे में सोचने लगे। क्या आपके पास वाकई खुदकुशी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? देखिए, खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। वैसे भी आम तौर पर लोग उस वक्त खुदकुशी करते हैं जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। क्या आपके पास भी अपने मसले का कोई दूसरा हल नहीं है? आपने इस बारे में कभी गौर किया है? नहीं,
मैं सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा हूँ। वसीम ने इस्बात में सर हिलाते हुए धीरे से कहा। मेरा ख्याल है अगर मैं इस सिलसिले में गौर करता और सोचता तो मुमकिन है मैं खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता तलाश करने में कामयाब हो जाता। बहुत खूब, मैंने उसकी हौसला अफजाई की। अगर आपको कारोबार में नुकसान हुआ है तब भी कोई बात नहीं, बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ज़िंदगी सलामत रही तो आप इस नुकसान की तलाफ़ी कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया है तो इसका आसान हल ये है कि आप उससे अलहदी इख्तियार कर लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने भारी आवाज़ में कहा, फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मेरा ख्याल था कि वो मुझे कुछ बताने या ना बताने के सिलसिले में फैसला कर रहा है। मैं खामोश बैठा उसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार करता रहा। उसने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखी हुई मशरूब की बोतल से चंद लंबे लंबे घूंट लिए, फिर रुंधी हुई आवाज़ में बोला, दरअसल मैं अपनी बीवी से बेजार होकर खुदकुशी करना चाहता था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मेरा ख्याल था वो भी मुझे दिलो जान से चाहती है, मगर अचानक वो खामोश हो गया। मैंने गोया उसके जख्मों पर मरहम रखने के ख्याल से औरतों के खिलाफ चंद जुमले कहना ज़रूरी समझा। क्या आप नहीं जानते कि औरत नाकिसुल अक्ल होती है? ये एक इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है कि औरत की वफादारियां वक्त और हालात के साथ बदलती रहती हैं। मेरा ख्याल था वो ऐसी नहीं होगी, वसीम ने नफरत से कहा। वो रोज़ाना शाम को दफ्तर से वापसी पर मेरा इस तरह इस्तकबाल करती जैसे हमारी नई नई शादी हुई हो। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है। मैंने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए नर्म लहजे में हमदर्दी से कहा, जन गजीदा अफराद के केसेस अक्सर मेरे सामने आते ही रहते हैं दोस्त। औरत के बारे में दुनिया का कोई बड़े से बड़ा माहिर नफ्सियात भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि किस वक्त वो क्या कर गुजरेगी। जहां औरत वफा की पुतली, ईसार का पेकर और जान निसार साथी का नाम है, वहीं ये कभी कभी जहरीली नागिन बनकर अपने ही आशियाने को जलाकर भस्म कर देती है। जहां वजूद जन से तस्वुर कायनात में रंग की हकीकत है, वहीं ये भी तल्ख हकीकत है कि वो अपनी फितरी कम अक्ली के सबब अपने ऐसे फैसले भी कर गुजरती है जिसके नतीजे में एक भरा पूरा खुश व खुर्रम घराना मुंतशिर होकर रह जाता है। मैंने गहरा सांस लेकर अपनी बात मुकम्मल की। मैं वसीम का मसला समझ चुका था। यही सबब था कि उसे मजीद बोलने पर आमादा करने के लिए मैंने कस्दन सनफ़े नाजुक के खिलाफ चंद जुमले बोलना शुरू कर दिए। हाँ दोस्त, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आप अपने बारे में कुछ कह रहे थे। मैं कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहता हूँ। कभी कभार कई दिन मुझे घर से बाहर रहना पड़ता है। पिछले हफ्ते मैं फैसलाबाद गया हुआ था, मगर फैसलाबाद में मेरा काम तवक्का से कुछ पहले ही ख़त्म हो गया। पहले मैंने सोचा कि उसे फ़ोन कर दूँ। वसीम ने जानबूझकर अपनी बीवी का नाम बताने से गुरेज किया। मैंने भी उसे टोकना मुनासिब नहीं समझा। मैं बहुत खुश कराची वापस पहुँचा। उसने बात जारी रखी। मैं अचानक उसके सामने जाकर उसे हैरान कर देना चाहता था। मुझे यकीन था कि वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी, मगर जिस वक्त मैं अपने घर में पहुंचा, अचानक वो बोलते बोलते खामोश हो गया। बोतल उठाकर एक लंबा घूंट लिया और फिर खुद कलामी के अंदाज में बताने लगा, कल शाम जिस वक्त मैं अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो जैसे मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा। मेरे बेडरूम से मेरी बीवी और एक मर्द के कहकहों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने की होल से अंदर झांक कर देखा और मेरा खून मेरी रगों में जमकर रह गया। ये मेरे लिए इस कदर शदीद सदमा था जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ही घर में चोरों की तरह खड़ा था। मेरे अंदर गोया वक्ती तौर पर यह सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। बस एक ही ख्याल बार बार मेरे जहन में उभरता रहा कि इस वक्त मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। बहरहाल अपने घर से निकल आने के बाद मैं मुसलसल पैदल चलता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे सब कुछ अजनबी सा महसूस हो रहा था। कराची जैसे शहर में, इंसानों के इस जंगल में मैं अकेला रह गया हूँ। आपके साथ वाकई जुल्म हुआ है, मैंने हमदर्दी से कहा। फिर भी आपको खुदकुशी का इरादा नहीं करना चाहिए था। दोस्त, मसले का हल ये नहीं है जो आपने सोचा है। आपको सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए जिसके नताइज ख्वाह कुछ भी सामने आए। आपको मर्दाना वार इसका मुकाबला करना चाहिए।
آپ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ تو حالات سے فرار حاصل کرنا ہے۔ زندگی ایسی بے وقت چیز نہیں ہوتی ہے کہ ایک عورت کی خاطر ضائع کر دی جائے، اور عورت بھی ایسی جو بے وفا ہو۔ نہیں میرے دوست، آپ کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے، یہ بار بار نہیں ملتی۔ ایسی حرام موت کو گلے لگانے کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی نہیں دیتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے اتفاق کیا، مگر اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس وقت میرے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میرا کوئی ایسا دوست بھی نہیں جس کے پاس جا کر میں اپنا دکھ بیان کر سکتا۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی میرا بے تکلف دوست ہوتا بھی تو شاید میں اس سے یہ بات بتانے کی جرات نہ کر پاتا۔ اس لیے میں نے رات ہوٹل میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور پھر ہوٹل کی کھڑکی سے کود پڑا۔ میرا خیال تھا کہ چوتھی منزل سے کودنے کے بعد میرا وجود فرش پر بکھر جائے گا، لیکن ہوٹل کے پچھلے حصے میں ٹینٹ لگا ہوا تھا اور ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے کتب میلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ میں سیدھا ٹینٹ پر جا کر گرا اور بہرحال میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ نے بالکل درست کہا کہ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ زندگی اتنی بے قیمت نہیں ہے کہ اسے یوں ہی ضائع کیا جائے، خاص طور پر کسی عورت کے لیے جان دینا تو انتہائی احمقانہ فعل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری بات سمجھ لی۔ میں نے وسیم کی حوصلہ افزائی کی۔ کیا میں یقین کر لوں کہ اب آپ؟ جی ہاں، اس نے پرزور لہجے میں کہا۔ اب میں خودکشی ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے نمٹانے کی کوشش کروں گا۔ گڈ، میں نے طمانینت سے کہا۔ میں اس کے جواب سے پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر باہر گیا اور انسپکٹر فرید حسن کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ اپنے آفس میں آیا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، فرید حسن، میری درخواست ہے کہ تم وسیم صاحب کے خلاف کارروائی نہ کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب یہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ مسٹر ماہر نفسیات، انسپکٹر فرید حسن نے طنزیہ لہجے میں کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ تم اپنا تجربہ اپنے پاس رکھو۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ وسیم صاحب کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ میں یہ درخواست تم سے ایک دوست کی حیثیت سے کر رہا ہوں، اور رہی تجربے کی بات تو میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ میری ضمانت پر وسیم صاحب کو چھوڑ دو۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری درخواست پر وسیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ پھر وہ وسیم سے مخاطب ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر، فرید حسن اب مجھ سے گہری سنجیدگی سے بولا، یاد رکھنا اگر اس شخص نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو آئندہ میں کسی شخص کو تمہارے پاس نہیں لاؤں گا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں نے کہا اور اٹھ کر اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ مجھے یقین تھا کہ وسیم اب خودکشی ہرگز نہیں کرے گا، اور انسپکٹر فرید حسن آئندہ بھی ایسے مریضوں کو سیدھا میرے پاس لایا کرے گا۔ ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد میں خوش اور مطمئن ہو کر اپنے چند مریضوں سے ملا، لیکن اس دن لنچ کے بعد میں اپنے دفتر میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ گھنٹی بجی، فون کی گھنٹی بجی اور میری خوشی خاک میں مل گئی۔ دوسری طرف انسپکٹر فرید حسن تھا۔ کیا بات ہے حسن؟ اس کی آواز پہچان کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ کیا وسیم نے خودکشی کر لی؟ نہیں، وہ جواب میں گررایا۔ تم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وسیم اب خودکشی نہیں کرے گا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس بدبخت نے تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسئلے کا دوسرا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے تمہارے ہاتھ سے جاتے ہی اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اوہ میرے خدایا، میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر گر پڑا۔ بس اتنی تھی یہ کہانی۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی بالکل کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری کہانیاں، مطلب میری سنائی ہوئی کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو کون سی کہانیاں سننی ہے، کیسے سننی ہے، تو پلیز آپ لوگ کمنٹس کریے، لکھیے کیسی لگ رہی ہے آپ کو کہانی، اور نیو لوگ سبسکرائب کریے پلیز۔ اوکے، چلیے چلتے ہیں، اگلی کہانی پر پھر ملتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔